हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम 10th क्लास हिस्ट्री की, इतिहास की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं। 9th क्लास के सभी चैप्टर आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम होती इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई। आज 10th क्लास की स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज से हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की आपके सामने, जो कि स्लाइड में मैं बताऊंगा क्या क्या कंटेंट होगा आज हमारे और आपके सामने। ठीक है, मैं क्या प्रेजेंट करने वाला हूं आपके सामने। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, 9th क्लास में कुछ हद तक हम समझ चुके थे इसके बारे में। ठीक है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, उससे रिलेटेड करके सब कुछ हम पढ़ चुके थे। आज हम एक बात और पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा इसके सिलेबस है, मतलब इसके 55 से 60 स्लाइड हैं, पेज हैं। ठीक है, उनको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट 2 दो ही पार्ट बनाऊंगा, जहाँ जहाँ तक अगर हो सके तो पार्ट 3 भी बन सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर की और फर्स्ट पार्ट की, यूरोप में राष्ट्रवाद, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, ये सारी चीजें अभी मैं बता दूंगा इंट्रोडक्शन में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे, फ्रांस क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेपोलियन का शासन और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरीके से। वियना संधि पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण और साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बारे में आज हम इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी होगा विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आज हम राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के बारे में, जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्य में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है, उसे राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्र की भावनाओं को जड़े जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान आदि, इन सभी का सहारा लिया जाता है। किसके लिए? एक राष्ट्रवाद को उजागर करने के लिए, क्या उसके विचार स्पष्ट करने के लिए अपने देश के अंतर्गत। ठीक है, आज से 400 450 साल पहले क्या था, इसे यूरोप के अंतर्गत एक फ्रांस देश था, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है फ्रांस क्रांति। ठीक है, उसमें सभी, जैसे कि ब्रिटेन था, फ्रांस था, आपका इटली था, और उसके जर्मनी थे, ये सभी आसपास के सभी देश यूरोप के ही हैं। ठीक है, यूरोप के जो विचारधाराएं थी, जो उन्होंने जैसे कि मैंने पहले बताया, स्वतंत्रता या मत अधिकार, ये सारी चीजें पहले, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में उठे थे। ठीक है, जो भी यूरोप के अंदर है। फिर उसके बाद भारत पर भी बहुत असर पड़ा इस चीज का। ठीक है, भारत ने भी वो चीजें, वो विचारधाराएं अपनाई थी, किसकी? जो यूरोप में जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 19वीं सदी बोला तो 1800 के आसपास की बात है। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देश के रूप में वैसा नहीं था जैसा कि आज है। आज के प्रेजेंट की बात, विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज्य करते थे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था। ठीक है, राजतंत्र बोले तो किंग। ठीक है, जो वंशागत मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उस काल में कई ऐसी तकनीकी या टेक्नोलॉजी परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज के अभूतपूर्व बदलाव और समाज में आए इन परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म दिया। नए राष्ट्रों का निर्माण प्रक्रिया 1789 में हुई थी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू की गई थी। लेकिन किसी भी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को अपनी जड़ जमाने में लगभग एक सदी लग गई थी। ठीक है, कम से कम एक सदी का मतलब 100 वर्ष। ठीक है मेरे भाई, इस लंबी प्रक्रिया के अंतिम चरण में फ्रांस का एक प्रजातंत्र देश के रूप में गठन हुआ था। मेरा मकसद क्या होता है कि मैं पहले कराऊं और फिर उसके साथ विद क्वेश्चन आपको कराता चलूं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद यह सिलसिला यूरोप के कई अन्य देशों में चलने लगा और 20वीं सदी की शुरुआत में आते आते विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र जो होता है। ठीक है, ये एक बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, मैंने नीचे इसमें लिख रखा है, एक मिनट बता देता हूँ किसने लिखा है। हाँ, फेडरिक सॉरियन, मैं इसका नाम भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। फेडरिक सॉरियन ने विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य को संपूर्ण राष्ट्रवाद के बीच संधि 1848 में बनाई गई थी। पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये लोग जो जा रहे हैं, कई किसी प्रदर्शन के लिए नहीं जा रहे, इन्हें ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनके हाथ में एक टॉर्च है और इसमें एक चार्टर है शायद। ठीक है, टॉर्च का मतलब है उजाला, जैसे कि दिया होता है
दिया मान लो या कोई लाइट मान लो, ठीक है। दिया किस लिए होता है कि अंधकार को दूर भगाया जाए। इसी प्रकार से यहाँ लोगों को उनके जो मन में मानसिक जो अंधेरा भरा हुआ था कि राजतंत्र को लेकर के, उन चीजों को उजागर करके, उनकी विचारधाराओं को हटा करके यहाँ पर ये आप प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है। उन चीजों को हटा करके फिर उसके बाद क्या आता है, आपका लोकतंत्र या प्रजातंत्र आना शुरू हो जाता है यूरोप के अंदर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गए होगी विधि बेंच के साथ ये आपके, ठीक है। ये इन्होंने बनाई थी, फेडरिक ने। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन और थोड़ा बता देता हूँ थोड़ा सा कि फ्रांस क्रांति के बारे में। इनमें इसमें राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति क्या थी, अभिव्यक्ति की बात है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई और फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए। सन 1789 सत्ता का हस्तांतरण पर राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था हुआ और इस नई संस्था का गठन नागरिक द्वारा हुआ था। मतलब कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि राजतंत्र से मतलब जो राजा महाराजा अपने राज चलाते, राजपाट को चलाते थे, अब वो प्रजातंत्र लोकतंत्र के हाथ में आ चुका था, ठीक है, संस्था में बदल चुका था। उस नई शुरुआत में ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग आगे से अपने देश के भविष्य में स्वयं तय करेंगे। फ्रांस के जो लोग जनता थी, ठीक है। राष्ट्र की भावना की रचना कैसे हुई? क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्नलिखित है, जैसे कि एक पितृभूमि और उसकी नागरिक की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों के संविधान में समान अधिकार, एक समान देखा जाए, एक समान अधिकार मिल सके या प्राप्त हो सके, ठीक है। राजशाही प्रतीक हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया जाए जो कि तिरंगा था, ठीक है। मतलब जो राजशाही प्रतीक था, जो मतलब राजा महाराजाओं का अपना झंडा फ्लैग था, ठीक है, उसको हटा करके एक राष्ट्रवाद झंडा हो, राष्ट्र के लिए एक ही झंडा हो, जैसे कि अब प्रॉपर है उनका, ठीक है। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्र के नाम पर एक नए स्तुति गीत बनाए गए और शपथ लिए गए। शहीदों को नमन किया गया। एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए। ये इंपॉर्टेंट चीजें पूछ सकता है आपसे। फ्रांस की भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया और भार और मापन की एक मानव पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषाओं को नेपथ्य को धकेला गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया, जो फ्रेंच भाषा थी, ठीक है। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहां के राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप के अन्य भागों में क्या प्रभाव पड़े इस क्रांति के बाद, ठीक है। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों ने यूरोप के कई शहरों को लोगों को प्रभावित किया। इन शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। इन क्लबों की गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ कर दिया और 1790 के दशक में फ्रांस ने सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग पर घुसपैठ कर ली थी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा और है, इसी तरह फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करना काम कर दिया था, ठीक है। इन सभी एकजुट हो चुके थे, तो हाँ, सीधी सी बात है, प्रचार तो होता ही इनका और होना भी चाहिए था। नेपोलियन क्या है? नेपोलियन के बारे में पहले बता चुका हूं आपको। नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। नेपोलियन ने फ्रांस के में प्रजातंत्र की तहस नहस कर दिया और वहां फिर से राजतंत्र की स्थापना इस नेपोलियन ने दोबारा से। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन व्यवस्था को बेहतर कुशल बनाया। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया, इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सिविल कोड था, किसने लॉन्च किया? नेपोलियन ने। इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया और हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की और संपत्ति के आधार पर पुख्ता किया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण बनाने वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए और उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया। किसानों को दास्ता और जागीर अदा होने वाली शुल्कों को मुक्त कर दिया था। तो नेपोलियन तो काफी हद तक इनकी निगाहों में आ चुका था, राजतंत्र के रूप में वो भी, ठीक है। किसके रूप में? राजतंत्र के रूप में आ चुका। उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया था। यातायात संचार संसाधनों सुधार किए गए थे, ठीक है। ये सभी आपको मैं पहले बता चुका हूँ पिछले चैप्टरों में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जनता की प्रतिक्रिया क्या थी उस समय? आम आदमी को यह समझ में आ गया था कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति एक साझा मुद्रा में व्यवसाय में कितना लाभ होगा। इसलिए किसानों, कारीगरों, मजदूरों ने इस नई आजादी को खुलकर स्वागत किया। लेकिन फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा जमाया था वहां के लोग की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया। तो शुरू शुरू में लोग
लोगों ने फ्रांस की सेना के आजादी दूत के रूप में देखा। लेकिन जल्द ही यह भावना बदल गई और लोगों को समझ में आने लगा कि नई शासन व्यवस्था में राजनीतिक आजादी की उम्मीद नहीं की जा सकती। टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई, लोगों को जबरदस्ती फ्रांस के सेना में भर्ती कराया गया। इसके सबके फलस्वरूप लोगों की शुरुआत में जोश जल्दी से विरोध में बदलने लगा था, ये सारी चीजों को देख करके। ठीक है, क्रांति के पहले की स्थिति क्या थी? 18वीं सदी के मध्यकाल में यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसे कि हम जानते हैं और समझते हैं पहले। ठीक है, आधुनिक जर्मनी जो आज के समय में इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। ठीक है, और हर शासक अपने आप में स्वतंत्र हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में कई शक्तिशाली राजा थे जिनके अधीन विभिन्न प्रकारों के लोग रहा करते थे। इन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। उनमें यदि कोई समानता थी तो वह थी किसी एक खास शासक को प्रति समर्पण करना। ठीक है, राष्ट्र के उदय के कारण प्रक्रिया क्या थी? जैसे कि अभिजातवाद, मध्यम वर्ग, इनकी बात करेंगे अब हम। ठीक है, द एलाइट। यूरोप महाद्वीप में जमीन से संपन्न कुलीन वर्ग हमेशा से ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली हुआ करता था। कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती थी, जिसका इस बात में कोई लेना देना नहीं था कि वे किस क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, शायद इसी जीवन शैली के कारण वे एक सूत्र में बंधे रहते थे। उनकी जहांगीरें ग्रामीण इलाकों में होती थी और उनके आलीशान बंगले शहरी इलाकों में होते थे। आपस में संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने उनके परिवार के बीच शादियां भी होती थी। वे फ्रेंच भाषा बोलते थे ताकि अपनी एक खास पहचान बनाए रखें और कूटनीति संबंध जारी रखें आपस में। सत्ता से संपन्न यह अभिजात वर्ग संख्या बल से छोटा था और जनसंख्या के अधिकांश हिंसा किसानों से बना हुआ था। पश्चिमी यूरोप में ज्यादातर जमीन काश्तकार छोटे किसान खेती करते थे। पूर्वी और केंद्रीय यूरोप में बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी जहां दासों से काम लिया जाता था। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में उद्योग धंधों में वृद्धि होने लगी उस समय। इससे शहरों का विकास हुआ। उन शहरों में एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। इस नए वर्ग का जन्म बाजार के लिए उत्पादन में मुंशी से हुआ। इस परिघटना ने समाज में नए समूह और वर्गों को जन्म दिया। इस नए सामाजिक वर्ग में एक वर्ग मजदूरों का था और दूसरा मध्यम वर्ग का। उस मध्यम वर्ग का मुख्य हिस्सा थे उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसाय। ठीक है, इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता की भावना को एक रूप प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है उदार राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई? 19वीं सदी के शुरू में, मतलब कि 1800 में ही, ठीक है, शुरू के दौर में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और उदारवाद की भावना में गहरा तालमेल था। ठीक है, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद के मूल व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से समान अधिकार की भावनाएं थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? अगर आपको कहीं भी कोई कैसी भी प्रॉब्लम आई तो मुझे बता देना। यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उदारवाद की भावना ने ही आम सहमति से शासन के सिद्धांत को बदल दिया था। ठीक है, उदारवाद के कारण तानाशाही, वंशानुगत, विशेषाधिकार का अंत हुआ। ठीक है, इससे एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी। इससे प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार की आवश्यकता को महसूस होने लगी। इसी काल में उदारवादियों ने संपत्ति अशून्यता की बात को पक्के तौर पर शुरू रखना शुरू कर दिया था। ठीक है, मताधिकार, फ्रांस के लोगों ने मताधिकार के लंबा संघर्ष करना पड़ा था। हर नागरिक को मताधिकार नहीं मिला था। क्रांति के पिछले दौर में केवल उन पुरुषों को मताधिकार मिला था जो उनके पास संपत्ति होती थी। जैकबिन क्लबों के दौर में थोड़े समय के लिए हर वैश्य पुरुष मताधिकार मिला था, लेकिन नेपोलियन कोड ने फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया था। ठीक है, उन्होंने फिर से वही संपत्ति वाला चला दिया था। किसने? नेपोलियन ने। अब फिर से मताधिकार केवल सीमित लोगों के पास था। नेपोलियन के शासनकाल महिलाओं को नाबालिग जैसा दर्जा दिया गया, इसलिए महिलाओं अपने पिता या पति के नियंत्रण में होती थी। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू तक महिलाओं, संपत्तिहीन पुरुषों को मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। इनको, महिलाओं को, बेचारी को। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण कैसे हुआ? नेपोलियन कोड की एक खास बात थी आर्थिक उदारीकरण। ठीक है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मध्यम वर्ग जिसका उदय अभी अभी हुआ था, आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में था। आर्थिक उदारीकरण की जरूरत को समझने के लिए ऐसे क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं जहां जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यह 19वीं सदी के पूर्वार्ध की बात है। इस क्षेत्र में 39 प्रांत थे जो कई छोटे छोटे इकाइयों में बटे हुए थे। हर इकाई की अपनी अलग मुद्रा थी और मापन की अपनी अलग अलग प्रणाली थी। यदि कोई व्यापारी हैम्बर्ग में न्यूयॉर्क जाता था तो उसे 11 चुंगी नाकाओं गुजरना होता था। हर नाका में लगभग 5% चुंगी देना पड़ता था। 5% बहुत हो जाता है। चुंगी का भुगतान भार और नाप के अनुसार होता था। बताओ, भाप और नाप के अनुसार उसको 5% से भी कहा पता, वही है, लूटना था। अलग अलग स्थानों के भार और मापन के अत्यधिक अंतर होने के कारण इसमें बड़ी उलझन होती थी। इस तरह में व्यवसाय के लिए बिल्कुल प्रतीक माहौल थे जिनसे अधिक गतिविधियों में विघ्न उत्पन्न होते थे। नए व्यवसायिक वर्ग एकल
आर्थिक क्षेत्र में बहाल किए जाने की मांग कर रहा था, और वे ऐसा इसलिए चाहते थे कि ताकि सामान्य लोगों और पूंजी आदान प्रदान की कई बाधा ना हो। ठीक है, 1834 में प्राशिया की पहल में जेवरिन के कस्टम यूनियन का गठन हुआ, और बाद में अधिकांश जर्मन राज्य में इस यूनियन में शामिल हो गई। चुंगी की सीमाएं समाप्त की गई और मुद्राओं के प्रकार के 30 में घटाकर 2 कर दिया गया। ठीक है, इसी बीच रेल नेटवर्क के विकास के आगमन में सरल बना दिया गया, और इससे एक तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास होने लगा रेल के माध्यम। आर्थिक राष्ट्रवाद ने उस समय जड़ ले रही राष्ट्रवाद की भावना को बल प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1815 के बाद एक रूढ़िवादी जन्म हुआ था। ठीक है, 1815 के बाद, जो कि रूढ़िवाद मतलब पुरानी परंपराएं जो वापस लौट के आने लगी थी। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और सम्मानित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद की वापस लौटाना चाहती थी। रूढ़िवाद को लगता था कि समाज और देश की परंपरागत संस्थाओं को संरक्षण जरूरी था। वे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ढांचे, संपत्ति, परिवार, पुराने ढांचे को बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग इस बात को मानते थे कि प्रशासन के क्षेत्र में उन बदलाव भी जारी रखना चाहिए जो नेपोलियन ने किए थे। उन्हें लगता था कि उसी प्रकार के आधुनिकीकरण की परंपरागत संस्थाएं मजबूत होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है उन्हें लगता था कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल प्रशासन, एक गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद दासता का समाप्ति से यूरोप के राजतंत्र को मजबूती मिलेगी। ठीक है, जो नया था, जिन्होंने नेपोलियन की सरकार और प्रशासन को खत्म कर दिया था एक तरफ से। ठीक है, वियना संधि इंपोर्टेंट है। वियना संधि के बारे में सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जो यूरोपियन शक्ति प्रतिनिधि थे ने यूरोप की नई रूपरेखा तय करने के लिए वियना एक मीटिंग बनाई। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेंट्रिनक पर इस कांग्रेस की मेहमान नवाजी का भार था। इस मीटिंग में वियना संधि का खाका तैयार किया गया, और इस संधि का मुख्य लक्ष्य था कि नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलाव को बढ़ावा देना। ठीक है, इस संधि के अनुसार कई कदम उठाए गए जो निम्नलिखित, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बोर्बन वंश को सत्ता से हटा दिया गया। कौन सा वंश था? बोर्बन। उसे फिर से सत्ता दे दी गई। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश न करे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया, इसी तरह दक्षिण में पिटमोट में जेनोवा को जोड़ा गया। पर्शिया की उसकी पश्चिम सीमा के कई महत्वपूर्ण इलाके दिए, और ऑस्ट्रिया की उत्तरी इटली को कब्जा करवा दिया गया। ठीक है, नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन बनाया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड कुछ भाग दे दिए गए, और जबकि पर्शिया को सैक्सोनिक का एक भाग दे दिया गया। 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था आई, वे तानाशाही प्रवृत्ति की थी। वे किसी प्रकार के आलोचना विरोध को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनमें से अधिकांश अखबारी, किताबें, नाटकों, गानों, वैक में होने वाले विषय वस्तु का सेंसर कानून लगा दिया गया था। ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट मामला था इस समय। ठीक है, आफ्टर नेपोलियन के प्रशासन के बाद। ठीक है, क्रांतिकारी के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1815 की घटनाओं के बाद सजा के डर से कई उदार राष्ट्रवादी जनीन दोष हो गए थे, और जियोसेपे मैत्सिनी एक इटालियन क्रांतिकारी था। उनका जन्म 1807 में हुआ था। वह कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बन गया। जब वह 24 साल का था तभी लिगरिया की क्रांति फैलने की कोशिश में 1831 में देश से निकाला दे दिया गया था। उसके बाद 2 अन्य सीक्रेट साझेदारी का गठन किया इसने। ठीक है, इनमें से पहला मासरिया यंग इटली, फिर बर्ने में यंग यूरोप, और मैत्सिनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र के मानवता को नैसर्गिक इकाई बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों में बेमल संगठनों में बदलकर एक लोकतंत्र बनाने की जरूरत थी, और मैत्सिनी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटी बनाई। रूढ़िवाद को मैत्सिनी से डर लगता था। ठीक है, इस बीच जब रूढ़िवाद ताकतें अपनी शक्ति को मजबूत करने में जुटी थी, उदारवादी राष्ट्रवादी लोग क्रांति की भावनाओं को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों में ज्यादातर मध्यम वर्ग के अभिजात लोग थे। ठीक है, और जैसे कि प्रोफेसर था, स्कूल टीचर थे, क्लर्क थे, ये सभी कौन है? अभिजात वर्ग थे। ठीक है, फ्रांस में पहला उथल पुथल 1830 में हुई थी। ठीक है, जुलाई के अंतर्गत उदारवादी क्रांतियों ने बोरबोन जो वंश था राजाओं को उखाड़ फेंका था। उसके बाद एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसका मुखिया लुई फिलिप, ये इंपॉर्टेंट है, लुई फिलिप आया है, को बनाएगा। और जुलाई की इस क्रांति के बाद ब्रुसेल्स में भी आक्रोश बढ़ने लगा, जिसका परिणाम स्वरूप नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम बेल्जियम में अलग हुआ गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको कल पढ़ेंगे हम, ग्रीस की आजादी को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज इतना ही बहुत है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सॉरी। तो इसी के साथ मैं सभी भाइयों से विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से कहानी के रूप में मैं जैसा समझाना चाहता हूँ विद पीडीएफ के अंतर्गत, जो भी कहीं भी कोई हार्ड सा वर्ड आता है उसको मैं समझाता चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं भाइयों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।